नीतीश कुमार की पार्टी ने भी टोन डाउन किया है अपने लाइन को, और वो कल से आर्थिक पैकेज की बात कर रहे थे, जो आज आर्थिक पैकेज बजट में दिखा है। और बिहार के विकास के लिए, चाहे बिहार जो है फ्लड प्रोन है, तो उसके लिए 11,500 करोड़ दिए गए हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है बिहार। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, चाहे रोड हो, पुल हो, गंगा पर ब्रिजेस हो, बोधि टेम्पल जो है बोध गया में, जो कि इंटरनेशनल सर्किट है, उसके विकास के लिए हो, राजगीर में जैन मंदिर के लिए हो, बुद्धिस्ट सर्किट राजगीर से बोध गया होते हुए वैशाली तक जो एक एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाने की हो, और ईस्टर्न रीजन को खासकर पटना से पूर्णिया होते हुए बंगाल के जोड़ने की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात कही जा रही है, और बिहार बक्सर होते हुए यूपी के को कॉरिडोर जोड़ने की बात की जा रही है। तो ये कई राज्यों को एक साथ जोड़ने की बात हो रही है, जो कि बिहार को इकोनॉमिक इम्पेटस देगा। तो इससे लाभ जरूर होगा। जहां तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग थी, उसमें फ़ायदा ये था कि 90% केंद्र का बजट लगता और 10% राज्य का बजट लगता, जिससे कि राज्य पर भार कम पड़ता। और बिहार सरकार की ये लंबित मांग इसलिए थी क्योंकि जब से झारखंड का बंटवारा हुआ 2000 में, आज से 24 साल पहले, तो जितने भी खनिज संपदा थे वो सारे झारखंड में चले गए, और बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट बन गया और फ्लड प्रोन एरिया हो गया। बिहार में नदियाँ काफ़ी है और बाढ़ के चलते काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है बिहार को। इसलिए मांगे बार बार होती रही हैं, क्योंकि बिहार में बारिश हो या ना हो, नेपाल का पानी आता है, और बाढ़, अभी जैसे कि बिहार में बारिश हुई नहीं है ज़्यादा, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाका आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि नेपाल की बारिश बिहार में प्रवेश कर जाती है और उससे भारी नुकसान होता है, चाहे रोड हो, चाहे गरीबों का नुकसान हो, फसल की क्षति हो, और हर साल डीबीटी के माध्यम से गरीबों को पैसा देना पड़ता है। तो 11,500 करोड़ जो केंद्र सरकार ने दिया है, काफ़ी लाभकारी होगा बिहार के लिए। प्रकाश जी आपको रोक रहे हैं, मंत्री किरण रिजिजू कुछ बोल रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा, और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अभी बिहार से लेकर के झारखंड, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट का होने वाला है। और विशेष रूप से जो स्किलिंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है वो ऐतिहासिक है, और जितने कार्यक्रम चलाने वाले हैं और युवाओं के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होने वाला है, ये देश का आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा योगदान होने वाले हैं। साथ साथ में महिलाओं को अलग से जो स्कीम सपोर्ट देने का जो प्रावधान रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में बैंकिंग का, खास करके पहाड़ों में, दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे, वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है? ऑपोजिशन ने, अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं, क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं।
अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? तो आपने सुना अखिलेश यादव जो कि इस बजट पर अपना रिएक्शन दे रहे थे, और धर्मेंद्र जी वो कह रहे हैं सरकार बचाने वाला बजट ला दिया है। अब बजट की यहाँ तारीफ हो रही है लेकिन वो अभी भी सरकार बचाने वाला बजट कह रहे हैं। ये बात तो आप भी मन ही मन कह ही रहे थे कि सबसे पहले बजट में अगर बिहार का नाम आया, आंध्र प्रदेश का नाम आया तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। बात ये है कि इस देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किए बगैर इस देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है? ऐसी कौन सी योजना है? तो उत्तर प्रदेश को अछूत प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों कर दिया? मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बजट देना बंद कर देंगे। पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार की तरफ से कोई एक भी हाईवे उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया गया। छोड़कर बन सकता है क्या देश विकसित देश? क्या कह रहे हैं? बिहार को छोड़कर भी बन सकता है क्या? उत्तर प्रदेश को छोड़कर बन जाएगा क्या? आप बताइए। उत्तर प्रदेश को पता है आपको क्या बजट मिलता है? नहीं, उत्तर प्रदेश को क्या मिला ये बता दीजिए ना। वो राज्य जिसे सबसे ज्यादा बजट मिलता है वो उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश इसलिए बजट मिलता है क्योंकि उसका हकदार है। पता था आपको? उसका हकदार है वो। ये पता था आपको? उसका अब आप कह दो अच्छा, आप हकदार हो गया? सुन लीजिए ना, अभी मिल नहीं रहा था, हकदार हो गया? नहीं, अब सुनिए, अब आप कह दो उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है, इसमें कौन सा फैक्ट है मुझे बता दीजिए जो आप बता रहे हैं। नहीं तो आप तो बजट की बात कर रहे थे, आबादी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ए पर आप बोलो तो आप बी के पास भागते हैं, बी की बात करो तो आप जी के पास। मैं बता रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट क्या बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कितना रुपया दिया गया बता दीजिए। हकदार तो हर राज्य है, सिर्फ उत्तर प्रदेश है ये कहना भी तो गलत होगा ना। हकदार तो हर राज्य है, पूरा देश का हर राज्य है सर। लेकिन ये भी बात सही है उनकी। अब सुनिए, दूसरी बात, ये बात सही है कि जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे कि बिहार और आंध्र प्रदेश पर खास फोकस दिखा रहा है कि ये जिस सरकार बनी है उसका ध्यान रखा गया है। प्रकाश जी के पास एक बार प्रकाश जी के पास, हाँ एक मिनट, एक बार जरा प्रकाश जी के पास। 10 का कंट्रीब्यूशन होता था, केंद्र सरकार का 90%, 10% स्टेट गवर्नमेंट। यही चाहते थे आप लोग? यही तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने न अपना लाइन डाइल्यूट किया है न बदला है। हम लोग सब दिन से कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए न मांगते हैं जो केंद्र सरकार से विशेष सहायता मिलती है, और क्या होता है। लालू जी कहते हैं कि हम लेके रहे हैं, और अब लालू जी ले लेंगे। लालू जी अपने तो यूपीए में मंत्री थे, तब तो बिहार के इस मांग को हमेशा खारिज करते थे। आज अब बोल रहे हैं तो अब लालू जी हैं तो बोलते हैं। तो लालू यादव कल तक नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहे थे कि स्पेशल राज्य का